आज पढ़ेंगे हम पार्ट 2 चैप्टर 4 ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो हमने पढ़ा था ट्राइबल्स कौन होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, और डाइकूस कौन होते हैं। डाइकूस वो थे कौन, ब्रिटिशर्स, मीन्स जो फॉरेनर्स थे, जो बाहर से आते थे, ज़मींदार्स हो गए आपके, और पीजेंट्स वगैरह हो गए जो कि उनसे कर लिया करते थे, मीन्स ट्राइबल्स से। ट्राइबल आदिवासी होते हैं। और गोल्डन एज कौन है, जब वो आज़ाद हो जाएंगे इनसे, जब अच्छा समय आएगा उसे। तो हमने पढ़ा था जो बिरसा थे, बिरसा मुंडा कौन से रीजन के थे, वो ट्राइबल ग्रुप आपका छोटा नागपुर का था। उनके बहुत सारी जगह से फॉलोअर थे, संथल से, ओरांस थे। पर जब वो प्रॉब्लम, जब ब्रिटिश का रूल हुआ तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस की उन्होंने। उनके फैमिलियर वे जैसे रहते थे वो डेंजर में आ गए थे, उनका कस्टम सब। और फिर क्या होने लगा आगे, जो ब्राह्मण्स थे, मतलब जो उनके कस्टम्स जो लिखे हुए हैं ब्राह्मण से, उनके कस्टम काफ़ी अलग थे। और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था ट्राइबल्स में, मींस कुछ भेदभाव था, जैसे कि कोई ज़्यादा अमीर होता था, ये पढ़ा था हमने। और ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते हैं, हमने झूम कल्टीवेटर्स के बारे में पढ़ा था कि वो एक जगह क्या करते हैं, एक जो पेड़ होते हैं उन्हें काटते हैं, है ना, फिर यहाँ से सनलाइट आती है, और जो यहाँ पर झाड़ी वगैरह होती है उनसे जो राख होती है उसे मिला देते हैं, तो और उससे फसल उगाते हैं। तो ऐसे ही आगे चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। अब पढ़ेंगे समवर हंटर गैदरर्स, मीन्स उसमें से कुछ का थे हंटर गैदरर्स। हंटर मीन्स जो शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं। और गैदरर्स मीन्स जो सामान इकट्ठा कर कर, ठीक है, या फिर सामान इकट्ठा कर कर या फिर मार कर अपना जो है जीवन चलाते हैं एक जंगलों से। ठीक है, तो हंटर गैदरर्स मीन हंटिंग करके और गैदरिंग करके, तो हंटर गैदरर्स उन्हें बोला गया है। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत से रीजन में ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो क्या क्या करते थे, जानवरों को मारा करते थे और फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा किया करते थे। दे सो फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मीन्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था जो फॉरेस्ट था, क्योंकि जो भी उन्हें सामान चाहिए, मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो उन्हें सामान चाहिए होता था उन्हें फॉरेस्ट से ही मिलता था। द खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो खोंड्स भी एक ऐसे ही कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट में रहती है ओडिशा में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है डोंगारिया खंडा वुमेंस इन ओडिशा। ठीक है, तो ये दिखाया गया है कैसे पत्ते ले जा रही है फॉरेस्ट से प्लेट्स बनाने के लिए। तो दे रेगुलरली वेंट आउट ऑफ कलेक्टिव हंट्स एंड देयर डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्व्स। तो ये क्या करते थे, रेगुलरली हंट के लिए जाते थे, सामान इकट्ठा करने के लिए जाते थे, और जो भी वहाँ से मीट या फिर जो भी फ्रूट्स लीव्स होती थी उन्हें आपस में बांट लिया करते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal एंड महुआ। तो क्या करते थे, वो फ्रूट्स खाया करते थे, जड़े जो वो फॉरेस्ट से कलेक्ट किया करते थे, किया करते थे, उन्हें वो जो सीड्स होती हैं साल और महुआ, ठीक है, उससे क्या होता है, तेल प्रोड्यूस होता है, तो उसमें बना के खाया करते थे, मीन्स उसमें फ्राई करके कुक करके खाया करते थे। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो वो फॉरेस्ट में जो झाड़ियाँ होती है, हर्ब्स, जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं, जो कि किसके लिए यूज़ होते हैं, मेडिसिनल दवाई बनाने के लिए, जैसे कि आपका नीम हो गया, पुदीना, है ना, बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके मेडिसिन के लिए। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और जो लोकल मार्केट में भी वो कुछ बेच दिया करते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड प्लाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। जो कि लोकल वीवर्स होते हैं जो कपड़े बनाते हैं, या फिर लेदर वर्कर्स थे, वो जो लोग हैं खोंड्स के लोगों की तरफ आ जाते थे, मीन्स सामान खरीदने, कौन सा, जो वो कलर, जो प्लाश और कुसुम का एक फ्लावर है जिससे कि क्या निकलता है, कुसुम और प्लाश फ्लावर है जिससे कि कलर निकलता है। तो वीवर्स इनके पास आ जाया करते थे कलर्स लेने के लिए, जो अब उन्हें ज़रूरत होती थी अपने कपड़े और लेदर्स के लिए कलर करने के लिए। अब है आपका फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट गेट देयर सप्लाई ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। ठीक है, तो अब इन्हें फॉरेस्ट में जो इनकी अदर अदर जो यूज़ की चीज़ें थी, जैसे कि राइस हो गया, ग्रेन्स हो गई, दालें, ये सब इन्हें कहाँ से मिला करती थी। एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड गेटिंग वॉट दे नीड इन रिटर्न फॉर देयर वॉल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या करते थे, जो अपने फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा करते थे, है ना, तो उन्हें क्या करते थे, एक्सचेंज किया करते थे मार्केट में, और उससे क्या, जो भी इन्हें रिटर्न में मिलता था, ठीक है, वो एक्सचेंज किया करते थे गुड्स जो भी इन्हें चाहिए होता था।
वैल्यूबल फॉरेस्ट एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग, और जो उससे अर्निंग होती थी तो ये कुछ और सामान भी खरीद लिया करते थे. सम ऑफ दैम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेज कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड्स ऑफ पीजेंट्स. ठीक है, तो ये क्या कर, और कुछ लोग क्या क्या करते थे, अलग काम किया करते थे. जैसे कि वो विलेज में किसका काम किया करते थे, लोड में सामान उठाते थे, रोड बनाने का काम किया करते थे, और कभी कभी जो पीजेंट्स होते खेतों में काम किया करते थे, फार्मर्स के और पीजेंट्स के. when when supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work and labors. ठीक है, तो जब सप्लाई जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स को, जब सप्लाई कम पड़ जाती थी फॉरेस्ट में, ठीक है, जब उन्हें फॉरेस्ट से सामान की कमी होती थी, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, सामान मिल नहीं पाता था, तो वो काम की सर्च में जाते थे, इधर उधर काम ढूंढते थे और लेबर्स एज अ लेबर काम किया करते थे. बट मैनी ऑफ देम लाइक द बाईगाज, पर उसमें से जो बहुत से जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे जैसे बाईगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया were reluctant to work for others. The Baigas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. ठीक है, पर जो कुछ ग्रुप्स थे जैसे कि बाईगाज हो गए जो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, वो क्या करते थे, बिल्कुल उन्हें मतलब क्या मानते थे, वो काम नहीं करते थे, मतलब किसी भी दूसरे के अंडर में क्या किया करते थे, किसी के दूसरों के अंडर काम नहीं किया करते थे. सिर्फ ये किस पे डिपेंड थे, ये सिर्फ जो फॉरेस्ट से इन्हें जो भी सामान मिलता था उस पे ही ये रहा करते थे. इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ द बैगा टू बिकम अ लेबर. तो ये क्या था, इनकी डिग्निटी मीन्स इज्जत के खिलाफ था कि ये किसी और के लिए ऐसा लेबर की तरह काम करें. तो ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल में यह है आपका बाईगाज बंजारा गॉन्ड्स है ना, और ये बाईगाज मारिया गॉन्ड्स. ठीक है, तो काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स तो काम किया कर लेते थे, पर जो बाईगाज थे ये क्या दूसरों के अंडर काम नहीं किया करते थे, ये सिर्फ फॉरेस्ट से जो इन्हें प्रोड्यूस होता था, फॉरेस्ट से मिलता था, उस पर ही डिपेंड रहते थे. ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ्टन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी गेट द गेट द फूड दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी. ठीक है, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इन्हें इन्हें भी खरीदना और बेचना पड़ता था सामान, है ना, जो इन्हें ज़रूरत का सामान चाहिए जो कि इनके लोकेलिटी में फॉरेस्ट में नहीं मिलता. दिस लैड टू द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. ठीक है, इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स ग्रुप थे किस पे डिपेंड होने लगे, किसके ऊपर निर्भर होने लगे, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी और जो लेनदार होते हैं, पैसे देते हैं. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. ठीक है, जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, अपनी चीज़ें बेचते थे ऊंचे दामों में, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाते थे जो चीज़ें बेचते थे. और जो लेनदार होते हैं, मनी लेंडर्स जो पैसे देते हैं, गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू वॉट दे अर्न, बट द इंटरेस्ट चार्ज वॉज टू हाई. क्या होता था जो मनी लेंडर्स है वो लोन दिया करते थे, और पर क्या था कि जो लोन दिया करते थे, है ना, वो क्या उसका इंटरेस्ट बहुत हाई लगाते थे. ठीक है, जो उन्हें पैसे तो मिल जाते थे जो ट्राइबल्स ग्रुप है, पर जो मनी लेंडर है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए करते थे, जैसे 50% 60%. ठीक है, अगर उस 100 रुपये दिए हैं तो उससे कितना चार्ज वापस में कितना लेते थे, 150 रुपये, 160 रुपये ऐसे. ठीक है, 50% 60% जो है ब्याज लगाया करते थे. सो द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफ्टन मीन डेप्ट एंड पॉवर्टी. तो जो ये ट्राइबल्स मार्केट थी तो इनके लिए कॉमर्स जो ये लेन देन पैसों का खरीदारी क्या बना, एक कर्ज का और गरीबी का कारण बना. दे देयर फोर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज ईवल आउटसाइडर एंड कॉज द मिस्ट्री. तो ये उन्हें कैसे दिख रहे थे मनी लेंडर, ये इनके मुश्किलों का कारण बन रहे थे. ठीक है, ये जो बाहर के ईवल आउटसाइडर थे, बुरे लोग, ये क्या थे, इनके लिए बहुत मिजरी प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे. सम हर्डेड एनिमल्स, अब क्या करते थे, कुछ अपने एनिमल्स को चराया करते थे इधर से उधर. हर्डर मीन्स क्या होता है, जो अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह चराते हैं और उससे जो उनका जो भी उन्हें मिलता है आउटपुट, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, घी, दही, जो भी मिलता है उसे बेचकर ये अपना जीवन चलाते हैं. मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. ठीक है, तो बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, उसका उनका पशुपालन करते हैं. दे वर पेस्टोलिस्ट हु मूव्स विद हर्ड्स कैटल्स और
शीप अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो ये क्या होते थे, चरवैये होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे अपने जो भेड़ बकरियां हैं इन्हें चराते थे सीजन्स के हिसाब से, अलग अलग सीज़न में। तो ये जगह चेंज करते रहते थे। वैन द ग्रास इन वन प्लेस वर एग्जॉस्टेड दे मूव अनदर एरिया। जब एक जगह का घास खत्म हो जाता था तो ये दूसरी जगह पे चले जाते थे। द वैन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। द गड्डीज ऑफ कुल्लू और शेपर्स। द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर गोड्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके बताए गए हैं कुछ जो हर्डर्स के बारे में। द वैन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स मीन्स ये पंजाब गुज्जर्स जो पंजाब हिल्स से हैं, ये वैन गुज्जर्स कहाँ के, आपके उत्तराखंड के इलाका हो गया, जैसे राजा जी नेशनल पार्क, तो ये इस इलाके में मिलते हैं। लबाडीज कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। और कैटल हर्डर्स गड्डीज ऑफ कुल्लू कुल्लू वर शेपर्ड्स। ठीक है, जो गडीज़ है कुल्लू और शेपर्ड्स जो है गडरिए थे। द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर गोट्स। बकरवाल्स गोट अपनी बकरियाँ चराते थे, है ना। तो इसमें आप और के भी बारे में पढ़ोगे अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया आपको, स्टोरी बताई गई है आपकी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, जो चैत वुमेन है ना। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है जैसे चैत वुमेन होती थी वो क्या करती थी, साफ़ सफाई क्या करती थी और स्टॉक्स कट क्या करती थी, जो कि पहले से ही कटे जो पहले से ही उग चुके होते थे। और जो मैन थे वो मैन क्या थे, पेड़ काटने जाते थे और हंटिंग के लिए जाते थे। जो कि हंटिंग कब शुरू, ये रीति उनके किस में था, रिचुअल्स में था, रीति रिवाज में। जो हंटिंग कब शुरू हो जाती थी, फुल मून। फुल मून मीन्स जब पूरा चांद आ जाता था। और ट्रैप्स किससे बनाए जाते थे, बैम्बूज से, जो हंटिंग के लिए यूज़ किया जाते थे। तो ये बताया गया आपको कि वुमेन क्या कौन क्या क्या कलेक्ट क्या करती थी, फ्रूट्स हो गए आपकी, इमली, मशरूम, और ये जड़ें भी इकट्ठा किया करती थी। और बैसाख में क्या करते थे, ये फायरिंग इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस। ठीक है, और बैसाख में क्या करता था, उस फॉरेस्ट को जला दिया जाता था। और तो रीजन को जला दिया जाता था और फिर जो वहाँ से लकड़ी बचती थी वो ले लिया करते थे उन्हें। और मैन जो है हंटिंग कंटिन्यू रखते थे अपनी। और यहाँ पर ये जो लोग थे, चैत वुमेन और ये आपके जो बेवर्स थे, बेवर्स, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ किया करते थे। ठीक है, बाकी इसमें आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे पढ़ेंगे हम। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब हमने पढ़ा कुछ ने क्या कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, और कुछ क्या क्या है, चरवैये थे, हर्डर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह गए, है ना। अब हम पढ़ेंगे सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड जैसे ही पता चल रहा है आपको, सेटल्ड का मतलब एक जगह ही सेटल होके वो कल्टीवेशन क्या करते थे लोग। तो यहाँ पर बेवार, बेवार क्या है आपका, अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती है टर्म बेवार, है ना। देखिए यहाँ पर बेवार आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, इवन बिफोर द 19th century मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल्स ग्रुप हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर। तो क्या हुआ कि बहुत से जो ट्राइबल्स ग्रुप थे 19th century से पहले, अब क्या हुए, वो सेटल डाउन करना उन्होंने शुरू कर दिया एक ही जगह पर। और वो सालों साल मीन्स एक एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय क्या करते थे, वो एक ही जगह पे सेटल होके कल्टीवेशन किया करते थे। ठीक है, तो वो हल का यूज़ किया करते थे। और उन्हें उनके क्या थे, कुछ अपने लैंड राइट्स थे, मीन्स ज़मीन के हक थे जिस पे वो रहा रहा करते थे। बहुत से केसेस में क्या होता था, जैसे कि मुंडास के केस में था, छोटा नागपुर में भी हमने पढ़ा था कि जो लैंड है पूरी कम्युनिटी को बिलोंग किया करती थी। ठीक है, और सभी मेंबर्स की थी वो, ये नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, मीन्स ओरिजिनल सेटलर्स की थी, जो वहाँ पर लोग थे वो ज़मीन सभी की थी। हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड देयर फॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स। ठीक है, तो सभी का ज़मीन पे हक था। वेरी ऑफ्टन some people within the clan acquire more power than others. Some became chiefs and other followers. Powerful men often rented out land instead of cultivating themselves. तो क्या होता था कि देखिए लैंड तो सभी की होती थी, पर क्या होता था, कुछ कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते थे, वो तो क्या बन जाते थे, वो वहाँ के चीफ बन जाते थे, हेड बन जाया करते थे। और कुछ पावरफुल पर्सन बन जाया करते थे। तो लेकिन लैंड तो सभी की हुआ करती थी, पर वो क्या करते थे कि जैसे ये तुम्हारी लैंड है, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, तो ऐसे रख लिया करते थे। और कुछ पर्सन क्या थे, ज़्यादा पावरफुल बन बन जाया करते थे। तो जो ये लोग होते थे दूसरी यहाँ से दूसरे जगह से,
ठीक है, दूसरे लैंड पर रहते थे, उनसे काम कराया करते थे कि तुम हमारी लैंड पे काम कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या था, यही है कि थे तो क्या सबकी लैंड पर कुछ ज़्यादा क्या थे, पावर हो जाती थी, वो चीफ्स बन जाया करते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ settled tribals groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers simply cultivation. Those who lived in the forest considered to be wild and savage, they needed to be settled and civilized. ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने अब क्या किया, उन्हें सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स को उनको देखा। ठीक है, जैसे कि ये गोंड्स और संथाल्स थे जो एक जगह रहते थे, तो इन्हें इनको देखा, तो इन्होंने क्या देखा कि ये तो ज़्यादा सिविलाइज है, अच्छी तरीके से रहते हैं, जो बल्कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं ये तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो इनसे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ब्रिटिश ऑफिशियल तो सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे, तो इन्होंने जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स है जैसे कि आ गया गोंड्स एंड संथास, इनकी तरफ देखा। दोज हु लिव द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड। ठीक है, उन्हें क्या बोला कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं तो पता नहीं कैसे रहते हैं, जंगली की तरह, और इन्हें भी सेटल्ड होने की ज़रूरत है, सिविलाइज होने की ज़रूरत है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल्स इफ़ेक्ट ट्राइबल लाइफ। अब जो ब्रिटिशर्स का रूल्स था उन्होंने कैसे इफ़ेक्ट किया जो कि जो आदिवासी थे उनकी लाइफ्स को, मीन्स जो ग्रुप्स थे उनके डिफरेंट। द लिव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स था उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई थी जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था। अब देखेंगे कैसे। व्हाट हैपन टू ट्राइबल्स चीफ। अब जो ट्राइबल्स के चीफ थे, मीन्स जैसे कि गोंड्स एंड संथाल्स थे यहाँ पर, ठीक है, तो इनके जो चीफ्स थे, है ना, इनके चीफ्स जो हेड थे, अब ब्रिटिशर ने उन पे कैसे, उनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल्स चीफ थे, ठीक है, जो कम्युनिटी के चीफ थे, ठीक है, दे इंजॉयड सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। ठीक है, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स के चीफ्स होते थे जब ब्रिटिशर नहीं आए थे, तो वो उनके पास क्या थी, इकोनॉमिक पावर थी, पैसा भी हुआ करता था, और एडमिनिस्ट्रेशन मींस कैसे वहाँ पर उस गांव का काम चलेगा और कैसे कंट्रोल करना है टेरिटरीज को, सब काम चीफ क्या करते थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ द लैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो और कुछ जगह पे क्या हुआ करता था, उनकी अपनी पुलिस भी हुआ करती थी, तो वो कुछ रूल्स बनाया करती थी लोकली पीपल्स के लिए, और कैसे कि फॉरेस्ट में मैनेजमेंट होगा। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली। तो जैसे ही ब्रिटिश रूल हुआ, जो चीफ्स थे उनकी पावर क्या हो गई, चेंज हो गई। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड titles over a cluster of village and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British official in India. तो जो ब्रिटिशर थे अब उन्होंने क्या कहा, ठीक है कि तुम अपना टाइटल तो ले लो, मतलब जो टाइटल है तुम्हारा हक है कि तुम क्या कर सकते हो कि लैंड भी रेंट पे दे सकते हो, और जो तुम्हारा हक है वो तो ठीक है, वो सब ठीक है, पर तुम्हें क्या करना होगा, अब हमारे हिसाब से तुम्हें चलना होगा, मतलब जो हमने लॉज बनाए हैं अब तुम्हें वो फॉलो करने होंगे। मींस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी उनकी पावर ले ली थी, मींस काम तो वही कर रहे थे वो, पर जो ब्रिटिशर थे उन्होंने लॉ ऐसे बना दिए थे कि उन्हें अब पैसे देने पड़ रहे थे ब्रिटिशर्स को। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट tribute to the British and disciplined the tribal groups on behalf of British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. अब क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें 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 जो चीफ्स थे उन्हें पैसे भी देने पड़ते थे, और चीफ्स को पैसे देने पड़ते थे, और उन्हें क्या बोला गया था कि जो तुम्हारे ट्राइबल्स ग्रुप है इनमें डिसिप्लिन रखो और तुम अब हमारे हिसाब से चलोगे। और उनकी अब पावर भी काफ़ी जो है जा चुकी थी, जो कि वो अब लोगों के बीच में पहले रहकर किया करते थे, चीज़ थे, और अब उनके ट्रेडिशनल फंक्शन को भी वो फॉलो नहीं फुलफ़िल नहीं करा पाते थे, जो रीति रिवाज हैं इनको भी वो फॉलो नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है अ लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन अ विलेज ऑफ निशी ट्राइब्स। ठीक है, तो ये निशी ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, तो ये बैम्बू से क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पूरा विलेज ये इनमें मदद करता है जब ऐसा घर बनते हैं। व्हाट हैपन्स टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उनके साथ क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स होम। ठीक है, तो ब्रिटिश जो थे किनसे उन्हें अच्छा नहीं लगता था ग्रुप से, मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, क्योंकि वो उन पर कब्ज़ा तो कर नहीं पाते थे, मीन्स उन पर हक तो जमा नहीं पाते थे, क्योंकि वो एक जगह रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे।
दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीजेंट्स कल्टीवेटर। तो वो क्या चाहते थे कि वो भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर से एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, ये भी एक जगह पर ही रुक जाएं और इनसे क्या हो सके, हमें फ़ायदा हो सके ताकि कुछ, है ना। या फिर ये पीजेंट के अंडर काम करे कल्टीवेटर्स के। सेटल पीजेंट वर इजी टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैन पीपल हु आर ऑलवेज ऑन द मूव। ठीक है, तो ये क्या था ब्रिटिशर्स के माइंड में कि जो सेटल्स पीजेंट्स होंगे, ठीक है, सेटल्ड होंगे एक जगह पर काम करेंगे, तो इन ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने में और एडमिनिस्ट्रेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, उनके अंडर काम करेंगे वो। द ब्रिटिशर ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। ठीक है, तो ब्रिटिशर क्या थी, वो चाहती थी कि क्या है, उनके सोर्स ऑफ इनकम आए, मीन्स रेगुलर उनका कर आता रहे स्टेट से। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। तो उन्होंने क्या कि लैंड सेटलमेंट्स के अपने कुछ लॉ निकाले। दैट इज़ दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल्स सो दैट द लैंड एंड फिक्स रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। मीन्स क्या करते थे वो, लैंड को मेजर कर लिया उन्होंने, नाप दिया लैंड को, ऐसे लैंड को नाप दिया और लोगों में डिवाइड कर दिया। मीन्स लोगों को दे दी कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, और अब तुम हमें इतना इतना रेंट दोगे, जिसका जितना बैठता था। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने लैंड मेजरमेंट की। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स tenants, as you have seen in chapter 2, the tenant landowners and in turn paid revenue to the state। तो क्या किया करते थे कि कुछ पीजेंट्स को क्या कर दिया करते थे, वो लैंड दे दिया करते थे, मतलब कुछ लोगों को लैंड दे दिया करते थे कि ब्रिटिशर्स की ये हमारी लैंड है, ये लो तुम ले लो। जो ज़्यादा पावरफुल होता था ना थोड़ा मैन, ठीक है, उसे लैंड दे दिया करते थे, ये लो तुम्हारी लैंड है, इस पे तुम्हारा हक है। हक क्या, वो उनकी हुआ करती थी। तो यहाँ पर टेनेंट्स मीन जो थोड़े क्या कम्युनिटी के कमज़ोर लोग होते थे, कमज़ोर मीन्स अलग विलेज के अदर लोग होते थे, तो उन्हें बोल दिया करते थे कि ये टेनेंट्स तुम्हारे अंडर काम करेंगे, ठीक है, और तुम्हें, अब तुम क्या लोगे इनसे, टेनेंट जो है तुम्हारे अंडर काम करेंगे ये, और तुम इन्हें क्या करोगे, लैंड प्रोवाइड करोगे, है ना, टेनेंट्स को जितनी तुम्हें लैंड देनी है रहने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, और तुम इनसे क्या करोगे, पैसा ले लोगे और फिर हमें दे दोगे, मीन्स ब्रिटिशर्स को, स्टेट को दे देंगे ये, है ना। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। पर जो ब्रिटिशर का ये एफर्ट था, ये जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज़ वेयर पीपल इज़ केयर्स ऑफ एंड द सॉइल इज़ ड्राई। ठीक है, तो जो झूम कल्टीवेटर्स थे, है ना, उनके ऊपर क्या नहीं कर पाए, ज़्यादा अपना जोर नहीं लगा पाए, क्योंकि जो सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन होता था, ठीक है, जो प्लग कल्टीवेशन होता था वो इतना इजी नहीं होता था। मीन्स कुछ एरिया में क्या होता था, मिट्टी सही नहीं होती थी, है, मिट्टी सही नहीं होती थी, पानी की कमी होती थी, तो इसलिए वहाँ पर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, जब वहाँ पर मिट्टी नहीं होगी, मतलब उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो कल्टीवेशन कैसे होगा फिर, है ना। ऑफर्ड सफर्ड सिंस देयर फील्ड लर्नर्स, और फिर क्या होता था कि फील्ड से अच्छी फसल नहीं उग पाती थी। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ठीक है, तो झूम कल्टीवेटर से क्या थे, जो उनकी ट्रेडिशनल है, हमें एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, उन्होंने वो कंटिन्यू रखा। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह अब जाने लगे। फेजिंग वाइड सेल प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ द राइट शिफ्टिंग अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसके अब क्या हुआ, बहुत सारे रिवोल्ट है, लड़ाइयाँ भी हुई, उनके उनके खिलाफ लड़ाई भी हुई, पर जो ब्रिटिशर थे वो उन्हें रोक नहीं पाए। ठीक है, और उन्हें जो उनको क्या करना पड़ा, उनके हक देने पड़ेगी, तुम जाओ। ठीक है, तो उन्होंने बहुत से जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, जो जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे कि ये बताया गया है, झूम कल्टीवेटर्स थे, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम के लोग हो गए, गुजरात। ठीक है, तो उनको वहाँ से जाने का उनको बोल दिया गया, ठीक है, कि आप जा सकते हो, ठीक है, अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भिल 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 कल्टीवेशन कहाँ पर होती है, आपकी गुजरात में, फॉरेस्ट में। ठीक है, तो भिल वुमेन कल्टीवेशन इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। ठीक है, भिल एक ट्राइबल ग्रुप है कि ये गुजरात में आता है, और आज भी जो है आपकी बहुत से ग्रुप में क्या की जाती है, आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम, इसमें आज भी क्या की जाती है, आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। जो अब ब्रिटिशर्स ने फॉलो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, ठीक है, उससे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ।
द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमने देखा जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स था, इनकी लाइफ जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड थी, फॉरेस्ट से। सो एक्सचेंज इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबली इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। ठीक है, तो पहले तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहा करते थे। जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे वो तो अपने कस्टम से रहा करते थे, अपने तरीके से रहा करते थे। पर जो फॉरेस्ट में अब न्यू लॉ बनाए ब्रिटिशर्स ने, उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। ट्राइबल की लाइफ की जो उन्होंने लॉ बनाए उनके लिए बहुत उनकी चेंज आया। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया, कब्ज़ा कर लिया सारे फॉरेस्ट पे, और उसको क्या कर दिया, बोल दिया गया कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, इसकी ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाई एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड। और कुछ फॉरेस्ट को क्या कर दिया, उन्होंने रिजर्व कर दिया कि इससे जो लकड़ी, जैसे टिम्बर की लकड़ी होगी, कि ये हमारे लिए होगी सिर्फ। ठीक है, ये रिजर्व है फॉरेस्ट, और इससे जो भी लकड़ी आएगी टिम्बर की, ये ब्रिटिशर को मिलनी चाहिए। इन दीज फॉरेस्ट पीपल्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फूड और हंट एनिमल्स। तो इन फॉरेस्ट में क्या था, लोगों को मतलब मूव फ्रीली, मतलब आज़ादी से चलने का कोई हक नहीं था। और जो झूम कल्टीवेशन किया करते थे वो भी उन्हें नहीं करना दिया करते थे, और ना ही फ्रूट्स कलेक्ट करना, ना ही एनिमल्स को हंट करना, तो ये सब उन्हें अलाउ नहीं करते थे। हाउ झूम कल्टीवेटर टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन। तो अब जो कल्टीवेटर, झूम कल्टीवेटर्स हैं, जिनका काम ही है क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, और हंट करना, अगर वो रिस्ट्रिक्शन ही लगा देंगे उन पर, ऐसा रोक लगा देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो अब ब्रिटिशर्स क्या कर किया, फोर्स किया, अगर तुम्हें काम करना है तो रुको, अगर नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ यहाँ से, और कहीं अपना बाहर काम ढूंढो, कहीं और जाके रहो। But once the British stopped the tribal people from living inside the forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut the trees for railways, sleepers and to transport log? ठीक है, तो ब्रिटिशर ने जब स्टॉप कर दिया ट्राइबल ग्रुप को कि तुम अब फॉरेस्ट में नहीं रहोगे, तो उन्हें क्या हुई, बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब देखिए, जब फॉरेस्ट में कोई नहीं होगा, है ना, तो उन्हें क्या मिलेगा, अब लेबर नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, जो पेड़ काट सकें और उनको लोड कर सके गाड़ी में, है ना। तो लोगों, देखिए पहले क्या होता था, जैसे ये रेलवे लाइंस है, जो कि बीच में ये हुआ लोहे की होती ना, ये लकड़ी की हुआ करती थी पहले। तो इसके लिए क्या किया करते थे, वो पेड़ काटा करते थे। तो अब ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हुई कि वो लेबर कहाँ से लाएंगे, और रेलवे स्लीपर्स के लिए, और ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया, कुछ हल निकाला, सॉल्यूशन निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव Jhum cultivated small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the forest would have to provide labor to the forest department and look after the forest। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, जो झूम कल्टीवेटर्स थे उन्हें क्या दे दी, कुछ मतलब उनके लिए गांव बना दिया, उन्हें लैंड दे दी अपनी, कि तुम इस पर कल्टीवेशन करते रहो अपना, और बदले में क्या करो, तुम हमारे लिए काम करोगे, ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करोगे, लेबर प्रोवाइड करोगे हमें फॉरेस्ट के लिए, और जंगल की भी रेख देख करोगे। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट स्टैब्लिश विलेज। ठीक है, तो ये बताया गया आपको कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, वहाँ पर लेबर अपना विलेज बनाया उनके लिए, ताकि उन्हें क्या मिल सके, लेबर मिल सके। स्लीपर, ठीक है, स्लीपर मैंने बताया आपको वुड से बनता है रेलवे लाइंस के लिए। अब यहाँ पर देखिए, मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, बहुत से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, आदिवासी लोग थे, ग्रुप्स था, उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, दे डिसोबेड न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर इलीगल। ठीक है, तो उन्होंने उनके रूल्स फॉलो नहीं किए जो उन्होंने बनाए थे, जिनको कि क्या कहा गया था, इलीगल कहा गया था। एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिविलियन, और उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ विद्रोह भी किया। इन सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906 इन असम। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका, तो सोंग्राम संगमा, ये क्या हुआ था आपका, रिवोल्ट हुआ था कब, 1906 में असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, और क्या हुआ, सत्याग्रह भी हुआ फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह, ये भी आपका एक रिवोल्ट है, आपकी मूवमेंट थी, जो कि आपकी गांधी जी के साथ भी मिलके इन्होंने की थी, गुजरात के कहीं की रीजन में। तो ये आपका सेंट्रल प्रोविंसेस में
ठीक है, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या किया, डिसोबे किए, रूल उनका फॉलो नहीं किया जो कि इलीगल थे, और विद्रोह किया उनके खिलाफ। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट पार्ट में, द प्रॉब्लम विद ट्रेड के स्टूडेंट्स। थैंक यू।